बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आप लोग भी, हम सब लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और अब तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है इसका आप कह लें कि इंटरफेरेंस है कि हम लोग हर चीज़ हर टाइम जो है ना सोशल मीडिया पर अपडेट करते हैं और दूसरों को भी दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग जो है ना सोशल मीडिया पे पिक्चर्स और अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा खास तौर पे सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, साथ चेक इन जो हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। आप बता रहे होते हैं कि हम वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर चेक इन दे दिया कि जी बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, चेक इन दे दिया, बच्चे का स्कूल कौन सा है उसका चेक इन दे दिया, हर चीज़ के ऊपर जी फलां जगह पे हम आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं, कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। आप अपनी पूरी एक्टिविटी जो है वो सोशल मीडिया पर बता रहे होते हैं और कोई भी आपको ट्रेस कर सकता है, कहीं पर भी ट्रेस कर सकता है, आपकी रूटीन क्या है ये भी पता लग सकती है। तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। इसके 2-3 रीज़न्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही 2-3 रीज़न इसकी ये भी हैं। जिस तरह से अगर एक तो आप लोग अपनी चीज़ें इतनी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं सोशल मीडिया पर, अपने पिक्चर्स खास तौर पर, उसकी ये एक मेन रीज़न ये कि नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। क्योंकि हमारे बड़े कहते हैं ना कि इतना शो ऑफ नहीं करें कि आपकी चीज़ों को जो है नज़र लग जाती है। तो लोग पहले मना करते थे, छुपाते थे, लेकिन अब जो है इतने खुलेआम हो गए, फिर नज़र आप लोग बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में भी आते हैं और इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। क्योंकि ये तो एक फैक्टर है कि नज़र लगती है और दूसरी चीज़ नज़र जो है कहा जाता है ना कि ऊँट को हंडिया में और इंसानों को कब्र में पहुंचा देती है। तो ये तो बड़ी मिसाल सामने आपके। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जो अहम चीज़ें, हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं, तो सिक्योरिटी के हवाले से ये है कि कोई भी शख्स, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसे 2 केसेस सामने आए थे, आपके साथ हमने पहले शेयर भी किए थे कि बच्चों को वहाँ से अगवा किया गया और बच्चों को अगवा किया गया। जब पता लगा, जब पुलिस ने कार्रवाई की तो उसने बताया कि मैंने फेसबुक से ये इनको ट्रेस किया, पता लगा कि स्कूल कौन सा है, ये किस टाइम छोड़ने जाते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना चाहिए, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर देनी चाहिए। तीसरा एक बुरा इम्पैक्ट भी है इसका, वो ये है कि हमें लग रहा होता है कि दूसरे की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, वो तो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो प्रिटेंड कर रहा होता है, वो आपको अपनी मतलब खुशी वाली एंजॉइंग विद मतलब 1 मिलियन अदर्स के साथ जो है वो कर रहा होता है और वो आपके साथ अपनी सेल्फी शेयर कर रहे हैं या कहीं पे जाके, और आप डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं कि भाई इसकी ज़िंदगी तो इतनी ज़्यादा मतलब कि बेहतरीन है, अच्छी है, और मेरी ज़िंदगी तो अच्छी नहीं है। तो आप लोगों को ये भी एक प्रॉब्लम आ रहा होता है, हम सारों के साथ ये हो रहा होता है। तो वो सारा एक फेक वर्ल्ड है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा भी मत करें, दूसरे को मत आइडियलाइज करें। दिल आज़ारी भी लोगों की हुई तो लोग परेशान होते हैं कि भाई एक बंदे की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने इसको कितनी नेमतों से नवाजा और मेरे पास तो कुछ है नहीं, वो वहाँ पर नाशुक्री का एलिमेंट भी आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना करें ताकि दूसरा जो है वो भी इनसिक्योर ना हो, वो भी नाशुक्रापन जो है वो ना करे। बिल्कुल, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए और ऐसा हो भी रहा होता है। ख़ास तौर पे आपने अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अपनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं डाल देनी सोशल मीडिया पे, वो किसी तरह भी सिक्योर नहीं है। चलें, ऐसा जो है ना अपनी एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कंट्रोल करें, हर तस्वीर ही नहीं लगा देनी है कि जी कि हर चीज़ लगा देनी है, हम ये कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ नहीं बतानी। चलें, हम बात करेंगे कोरोना वायरस की, मज़ीद लगने वाली पाबंदियों की और SOPs की, जिस पर अमल दरामद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज से अगर हम बात करें तो ज़्यादा जो मुतासरा शहर हैं उनमें अब से कहा गया कि मार्केट्स हैं वो रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। कुछ SOPs जो हैं उन्होंने उसके ऊपर डिफ़ाइन किया है। उसके अलावा साथ साथ ये कहा है कि अहम फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया और इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद कुछ फैसले किए गए। अच्छा, अब सूरत हाल को देखकर मजीद इकदामात उठाना पड़े तो उठाए जाएंगे, ये भी कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि 22 करोड़ लोगों की हिफाजत करनी है। असद उमर ने कहा कि इंडोर डाइनिंग बंद करने का हमने फैसला कर लिया है, तमाम जो टेक अवे है उसकी सहूलत मौजूद होगी, दस्तयाब होगी। दफातर में 50% अफराद को आने की इजाज़त होगी, जबकि बकिया अमला घर से काम करेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि बारहा कहा गया कि एहतियात कर लीजिए, हमने एहतियात नहीं की।
जबकि अब अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर फिर से उन्होंने कहा कि 50% गुंजाइश के साथ चलाने की इजाज़त दी गई है और हफ्ते में 1 दिन के बजाय अब दोबारा से 2 दिन ही छुट्टी होगी, जिन्हें अगर कहा जाए तो सेफ डेज़ का नाम दिया गया है। और अलबत्ता इस बात का इख्तियार जो है वो सूबे को उन्होंने दे दिया है कि वो कोई भी 2 जो दिन है हफ्ते में वो डिसाइड कर लें और उसमें छुट्टी दे देते हैं। और पाबंदियों का इत्तलाक 31 अगस्त तक होगा और ये सारी सूरत हाल है। हम बात करेंगे यही जो फैसले किए गए हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। साहिबा, सख्त फैसले कर लिए गए हैं। हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर नहीं है, लेकिन वैक्सीन की रफ्तार हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है, बेहतर होती चली जा रही है, लेकिन क्या वो अभी भी इतनी नहीं है कि हमें फिर से पाबंदियाँ लगाना पड़ रही हैं? देखिए जी, वैक्सीन की बेशक रफ्तार तो मैं समझती हूँ कि पहले से बहुत बेहतर है। पिछले 6 दिन के अंदर तकरीबन 50 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है और ये स्पीड अभी मज़ीद भी बढ़ रही है। मगर इस वक्त हम लोग वैक्सीन इफ़ेक्टिव तब होगी जब हम अपनी 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में कामयाब हो। तो अभी तो हम उस प्रोसेस में हैं और इंशाल्लाह ताला 3 करोड़ का जो हदफ है वो अचीव कर लिया गया। और इसमें बड़ी अच्छी बात जो है वो ये कि पहला जो 1 करोड़ था वो 113 दिन में हुआ था, दूसरा 28 दिन में और तीसरा करोड़ जो है वो सिर्फ 16 दिनों में हो गया। तो ये इसी स्पीड पे अगर हम बढ़ते रहे तो इंशाल्लाह ताला हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। और जब तक हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव नहीं करते ये वेव्स आती रहेंगी और इसी तरह से वक्त के तकाजे के मुताबिक सिचुएशन को देखते हुए हॉटस्पॉट्स जहाँ पर हैं, जिन शहरों में पॉजिटिविटी रेशियो ज़्यादा है, ये पाबंदियाँ जो हैं ये इसी तरह से दफ्तन फवक्तन लगानी पड़ेंगी। मगर इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जिस स्पीड पे वैक्सीनेशन चल रही है जल्द ही हम उस लेवल पे पहुँच जाएंगे कि जहाँ इंशाल्लाह वैक्सीनेशन उस लेवल पे होगी कि अब हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रही हैं, वैक्सीनेशन की हमें जो तादाद है जिस तरह से हम वैक्सीन कर रहे हैं लोगों को, इसको मज़ीद कितना हमें बढ़ाना होगा कि इस साल तक के आखिर तक हम लोग कह सकें कि हम हर्ड इम्यूनिटी के करीब पहुँच गए हैं? देखिए, टारगेट हमारा ये है कि हमने 2021 दिसंबर तक जो है हमने ये 7 करोड़ का हदफ अचीव करना है। मगर मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारी ये स्पीड इजाफा हो रहा है, इस वक्त 2600 वैक्सीनेशन सेंटर्स पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं और उसके अलावा 3000 मोबाइल यूनिट्स हैं जो कि हमारे डोर टू डोर जाके वो भी लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो इससे मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह हम वक्त से पहले शायद अपना हदफ अचीव कर लें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हमने सिंध में देखा कि सिंध हुकूमत की जानिब से जिस तरह से कहा गया कि अब मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी, जो लोग वैक्सीनेट ख़ुद को नहीं करवाएगा, सिम कार्ड की भी बात की गई, तनख्वाहों की भी बात हुई। फिर हमने गुज़श्ता चंद रोज़ में देखा कि कराची में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया और वहाँ पर फिर लोग वापस लौट रहे थे कि वैक्सीन शायद वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के हवाले से सूबों में क्या सूरत हाल है वो भी बता दीजिएगा। NCOC उस हवाले से क्या कर रहा है? सूबों को जितनी वैक्सीन चाहिए उतनी दी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए NCOC में डेली इजलास होता है और सूबे जो हैं वो बिल्कुल ऑन बोर्ड होते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उस इजलास में चाहे ऑनलाइन हो या क्या वो मौजूद होते हैं। वो अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट जो है वो NCOC को देते हैं, वो फौरी तौर पे उनको ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त सिंध के हालात थे और कराची के, तो उनको एक्स्ट्रा जो फैसिलिटेट जिस तरीके से कर सकते थे वो NCOC ने उनको किया। और मैं समझती हूँ कि किसी किस्म की वैक्सीन की कोई शॉर्टेज सिंध में भी किसी जगह पर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कुछ सेंटर्स में एकदम रश ज़्यादा होता है तो वहाँ पहले ख़त्म हो जाती है तो फिर इसको रीलोकेट करना पड़ता है दूसरे सेंटर्स से उन सेंटर पे। पर एज प्रोविंस अगर आप देखें तो वहाँ पर इस वक्त किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है और जितनी उनकी डिमांड है NCOC वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास इस वक्त वैक्सीन जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है और मज़ीद भी आ रही है, पाइपलाइन में है। तो हमने बिल्कुल ये सारा इसका मैनेज हुआ है और एग्रीमेंट्स हमारे सारे साइन हुए हैं और कंसाइनमेंट्स जिस तरह आप देख रहे हैं कि हर थोड़े दिनों के बाद एक कंसाइनमेंट जो है वो पाकिस्तान में लैंड करती है। तो बिल्कुल इंशाल्लाह किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो उसके, क्योंकि आपको भी पता होगा, नॉलेज तो हम लोगों को है कि उसकी जो ट्रांसमिशन के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा किया जा रहा है कि उससे जो है जैसे उसकी क़ुव्वत मदाफ़त कह रहे हैं कि 2 से इतनी ज़्यादा नहीं है, एफिकेसी 2 के पर बाद नहीं है, तो तीसरी जो डोज़ है यानी कि बूस्टर डोज जो है उसकी रिकमेंडेशन आ रही है। तो क्या ऐसे सजेशन पाकिस्तान में भी आई हैं? देखिए, अभी तो मैं समझती हूँ कि ये तीसरी डोज का वक्त नहीं आया, क्योंकि पहले हमें अपनी सारी कौम को जो हमारी पॉपुलेशन है
उसको कवर करना है। और आप ये देखें कि इंग्लैंड और इस तरह के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने दूसरी डोज को भी बहुत ज्यादा डिले किया, कि उनका टारगेट है कि पहले वो पहली डोज सारी पॉपुलेशन को दे दें। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान तो उनसे बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है कि हमारे जिसको पहली डोज लग रही है उसको 3 हफ्ते पहले टाइम था और अब 6 हफ्ते किया गया कि उनको सेकेंड डोज भी लग गई है। हमारे फुली वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद भी अब बहुत काफ़ी हो गई है। तो ये अभी 3rd डोज जो है ये अभी अंडर कंसिडरेशन नहीं है। एक दफ़ा हम लोग बेसिक टारगेट अचीव कर लें तो फिर जिस तरह से आजकल दुनिया में रिसर्चेस हो रही हैं, रिकमेंडेशन हैं, तो मे बी एट अ लेटर स्टेज हमें ज़रूरत पड़े तो फिर उस वक्त डोज की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मसला है कि SOPs के हवाले से हमेशा से गाइडलाइंस दी गई हैं NCOC की जानिब से, बताया गया कि ये SOPs हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्ट की बात कर ली जाए, दफातर की बात कर ली जाए, लेकिन उसके बाद उस पर कोई ख़ास चेक नहीं रखा गया, शायद NCOC की जानिब से भी नहीं रखा गया, इंतज़ामिया से पूछा ही नहीं गया शायद कि ये आप लोग इस पर अमल दरामद करवा भी रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। हम बाहर निकलें, आप चिंची रिक्शों को देख लें, आप वैन्स को देख लें, उसके अंदर आपको ट्रांसपोर्ट 50% कभी भी नज़र नहीं आई हो। जी बिल्कुल, ये मैं आपके साथ एग्री करती हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। ये जिम्मेदारी लोकल इंतज़ामिया की है, लोकल हमारे अदारे हैं उनकी है, और कई जगह पे वो इफेक्टिवली काम भी कर रहे हैं, फाइन्स भी हो रहे हैं, दुकानें सील भी हो रही हैं, रेस्टोरेंट भी सील हो रहे हैं, मतलब जुर्माने फाइन्स वगैरह भी हो रहे हैं। मगर और जहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका है हॉटस्पॉट है, जहाँ पे रेशियो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे फौज से भी मदद ली गई है कि उन लोगों पे फौज भी मदद करे, कोशिश पूरी करें। मगर देखें ये 2 वे होता है कि गवर्नमेंट तो अपनी पूरी हर तरह से कोशिश, मगर जब तक अवाम कोऑपरेट नहीं करेगी और वो इन चीज़ों की अहमियत को नहीं समझेगी, हुकूमत अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। ये दोनों को मिल के, हुकूमत और अवाम के दोनों के ताउन से ही एक चीज़ हम अचीव कर सकेंगे अपना जो चाहते हैं कि SOPs के जरिए फैलाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अमारात में 3 से 17 साल की जो उम्र के बच्चे हैं उनमें भी साइनोफार्म वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई है। अब उन्होंने कहा क्योंकि बच्चों में भी केसेस इस तरह से आए थे तो उनको भी अब वैक्सीन लगवाई जाए, तो पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी गाइडलाइंस आई हैं? जी अभी फिलहाल तो ये कि 17 इयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाहर ट्रेवल किया उनको इजाजत दी गई है। वैसे जो फाइजर वगैरह यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में, उसकी अप्रूवल 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए दुनिया में मदद दे दी गई है कि ये इस्तेमाल हो सके। तो अभी फिलहाल अभी तो हम लोग 17 तक की एज को टच कर रहे हैं, पर इंशाल्लाह जैसे हमारी ये एल्डरली पॉपुलेशन कवर हो जाती है तो फिर हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेज में बच्चों पे भी आ जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आप फाइजर और मॉडर्ना के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा कि नई कंसाइनमेंट्स कब से आ रही हैं, कितनी डोजेस पाकिस्तान मंगवा रहा है? देखिए कुछ तो फाइजर के साथ हमारे वो परचेज एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसके तहत हमें फाइजर मिलेगी, और कुछ जो है वो हमें कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से, जो कि उनकी एक कमिटमेंट थी हमारे साथ कि वो हमारी 20% पॉपुलेशन को प्रोवाइड करेंगे। कुछ हमें ये मॉडर्ना और फाइजर उनके प्लेटफॉर्म से भी हमें मिल रही है, पर इस वक्त जिस भी चैनल से आ रही है हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है कि जिनकी वो रिक्वायरमेंट है, स्पेशली जो ओवरसीज जाना चाह रहे हैं, जिन्होंने उन ममालिक में ट्रेवल करना है जहाँ पे सिर्फ यही वैक्सीन होती है, उनके लिए इस्तेमाल हो। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और जो वैक्सीन की सूरत हाल है उस हवाले से उन्होंने बताया कि शॉर्टेज तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर जाके वैक्सीनेट खुद को करवाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसी सख्तियाँ तभी करनी पड़ती हैं जब हालात गवर्नमेंट को नज़र आ रहा होता है कि ख़राब होते चले जा रहे हैं और अवाम जो है वो एहतियात नहीं करते, फिर इस तरह के सख्त फैसले लिए जाते हैं। फिर बाद में जिस तरह से हम देखते हैं कि एहतजाज भी किया जाता है, लेकिन वो चीज़ें बात की बात है, पहले अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और SOPs पर अमल दरामद करें। बिल्कुल ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे और आपकी आज मुलाकात करवानी है जो मायूसी के मीम्स हैं उन पर राज करने वाले, उसके मायूसी की मीम्स के बादशाह से आपकी मुलाकात करानी है। पाकिस्तानी है सारिम अख्तर, इनको आप सब ही जानते हैं। ये आप देखें, मतलब कि क्या बात है, ये मैच हो रहा था, डेविड वार्नर का कैच था, कैच आसिफ ने ड्रॉप कर दिया और पीछे कैमरा जो है वो खिलाड़ी की जगह सारिम पे चला गया था और उनको दिखा रहा था कि जी वो किस तरह से। इसके बाद से जो है सारिम इस तरह से सोशल मीडिया पे, और हमने देखा सोशल मीडिया के बाद अब बहुत ज़्यादा वहाँ तो मशहूर हुए, बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के बाद अब ये हुआ है कि हांगकांग में उन्हें बड़ा एहसास अपने नाम कर लिया है। हांगकांग के म्यूजियम ऑफ मीम्स में सारिम अख्तर की जो मशहूर ज़माना ये जो डिसअपॉइंटेड गाय वाली मीम थी इसको जगह मिल गई अब, और इस बारे में मोहम्मद सारिम अख्तर ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर अपने बयान में भी बता दिया। अच्छा, उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए तहरीर किया है कि मैं हांगकांग के म्यूजियम ऑफ मीम्स का हिस्सा बन गया हूँ। और ये सारी आपको पता है कि क्रिकेट मैच के दौरान आप सब जानते हैं
फिर सारिम का इंतज़ार भी सब करते हैं जब मैच हो रहा होता है कि क्या ये ग्राउंड में मौजूद हैं या नहीं है, इस तरह के कैसे एक्सप्रेशंस होंगे। खैर, सारिम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सारिम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हांगकांग के म्यूज़ियम ऑफ मीम्स में आपकी मशहूर ज़माना जो डिसअपॉइंटेड गाय की जो मीम है उसको जगह मिल गई है। आपको जब इत्तला मिली थी आपका पहला रिएक्शन कैसा था? वैसे तो वो कैमरे की आंख में अक्स बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि वही देखने वाला था कि आपका एक्शन कैसा होगा, रिएक्शन कैसा होगा। बिल्कुल, ये एक पाकिस्तानी है जो वहाँ पे हांगकांग में इंजीनियरिंग कर रहा है, तो जब ये म्यूजियम वहाँ पे खुला है तो ऑब्वियसली गया होगा। नई चीज़ है दुनिया में, मेरे ख्याल में पहली म्यूजियम खुला है मीम्स का। तो उसने फिर मुझे ये पिक्चर खींच के भेजी थी, तो वही मैंने उसको शुक्रिया अदा किया कि यार थैंक यू बहुत बहुत, और बहुत सरप्राइज हुआ कि ऐसा एक तो मीम का म्यूजियम बना है, ऊपर से फिर मुझे फीचर मिला है। लेकिन जब मैंने वो शेयर किए अपने ट्विटर से तो वो इतना ज़बरदस्त रिस्पांस आया लोगों का उसमें, और अभी तक चला जा रहा है, 2 दिन हो गए। तो बस बहुत अच्छा खुशी लगती है, खुशी महसूस होती है और एक्साइटमेंट भी है कि बीइंग अ पाकिस्तानी इतनी बड़ी रिकग्निशन मिली है कि जी म्यूजियम के अंदर पाकिस्तान का प्रॉब्ली एक वाहिद मीम होगा जो वहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। बस इन्हीं है अभी सो फार, लेकिन बहुत खुशी है, अल्लाह का शुक्र। सारिम, हम डिसअपॉइंटेड गाय की बात कर लेते हैं। जो 2019 में मैच के दौरान आपका एक्सप्रेशन था वो इतना डिफरेंट था, तो उस बारे में ज़रा हमें बताइएगा। क्या वो बिल्कुल बेसाख्ता था या फिर आपके जहन में इस हवाले से कोई प्लानिंग थी कि मैंने ऐसे करना है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो रिएक्शन तो 2019 वाला बिल्कुल बेसाख्ता था, लेकिन प्लानिंग तो कुछ नहीं होती। जिस तरह अगर ग्राउंड में अगर आपने कोई मैच अटेंड किया है तो कोशिश यही होती है कि किसी तरह आप बॉल पकड़ लें, बॉल आपके पास आ जाए, या फिर जो ग्राउंड में कैमरा होता है या स्क्रीन लगी हुई होती है उस पर आप आ जाएं, तो वो खुशी होती है। जा रहे ग्राउंड की एक अलग इंजॉयमेंट होती है। ऐसे ही है। फॉर्चुनेटली उस दिन मेरी जो सीट थी वो थर्ड मैन एरिया के करीब थी, और बॉल जा रहा है थर्ड मैन एरिया पे काफ़ी जाती है, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर्स हैं, हमारे भी फास्ट बॉलर्स हैं। और इस बॉल को भी ये थर्ड मैन एरिया की तरफ आ रही थी। डेविड वार्नर जो उस वक्त ऑलरेडी सेंचुरी कर चुका था, हम लोग मैच में भी बहुत पीछे थे, तो उसका कैच पकड़ना बहुत ज़रूरी था। और वो जब बॉल ऊपर से आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी, और मैं कैच करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो खैर मेरे ख्याल में 1-2 यार्ड मुझसे पहले ग्राउंड में ही गिरी, और आसिफ अली ने उसको, बड़ा इजी कैच था, नीचे आ गया था वो उसके, लेकिन उसके हाथ से छूट गई। उस पे बस मेरा वो रिएक्शन था, और बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन था जैसे कि मैं घर में देता हूँ डिसअपॉइंटेड। मैं ज़्यादा इतना बात करके तो खैर इमोशंस अपने नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं फेस पे, और वो लोगों ने बहुत पसंद किया है, और ख़ास तौर पे अभी तक लोग इतना पसंद करते हैं वो वाला एक्सप्रेशन कि इवन क्रिकेट से जुड़ा हुआ भी ना हो, फिर लेकिन भी दूसरे सिचुएशंस में भी यूज़ करते हैं। जैसे पाकिस्तान में बारिश हो रही है आजकल, तो वो मीम चल रहा है जिसमें मेरा फेस लगाया हुआ है। इटली के अंदर कोई पॉलिटिशियन ने कोई कोविड रिलेटेड डिसीजन लिया है जो कि अनपॉपुलर है, उस पर मेरा वो लगा दिया। फुटबॉल चल रहा होता है, उसमें कोच का रिएक्शन या प्लेयर का रिएक्शन, या किसी और स्पोर्ट में किसी प्लेयर का रिएक्शन है जिसने हाथ अपने हिप्स पे रखे हुए हैं, तो वही मेरा रिएक्शन बना के लोग पोस्ट करना शुरू करते हैं, और सारी दुनिया में देखते हैं लोग। और अक्सर कमेंट यही मिलता है कि जी ये रिएक्शन कैसे आया है, क्योंकि लोगों को इसका ज़ाहिर पता नहीं है पाकिस्तान या इंडिया से बाहर। तो उनको मैं बताता हूँ तो उनको बड़ी हैरत होती है, अच्छा ये एक स्पोर्टिंग इवेंट का एक्सप्रेशन है, लेकिन सब लोग यूज करते हैं। ईरान में यूज होता है, अफ्रीका में यूज होता है, इटली में जैसे मैंने कहा, बोस्निया में, जो ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे क्रिकेट का ताल्लुक भी नहीं है, वहाँ से लोग यूज करते हैं। बस बहुत खुशी होती है इंटरनेट पे लोग नहीं, सारे पता लग रहा है आपको खासी खुशी होती है, मीम्स बन रही होती हैं आपकी, तो आप तो खुश हो रहे होते हैं। खैर, पाकिस्तानी फ़ैन होना कोई आसान काम तो है ही नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का फ़ैन होना। मैच के दौरान कई उतार चढ़ाव देखने में आ रहे होते हैं, जज्बाती तौर पर कितना मुश्किल होता है कि आप ग्राउंड में मौजूद हों, इंग्लैंड में पाकिस्तान की टीम खेल रही हो, तो कितना मुश्किल हो जाता है, और कैसे कंट्रोल रखते हैं हार्ट बीट पर? आप सही कह रहे हैं, क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम की इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं रही, तो डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत होती है, लेकिन ज़ाहिर है
यूके से बहुत लोग जाते हैं, फैन बेस्ड है, और हमारी यही कोशिश रहती है कि पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करें और उनका हौसला बढ़ाएं ताकि वो जीतें, अच्छी परफॉर्मेंस दें। लेकिन आप सही कह रहे हैं, ज़ाहिर है आजकल जीत इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अपनी टीम को खेलता हुआ अच्छा लगता है। अभी जैसे हमारी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं, थोड़ी बहुत हमने बहुत अच्छी फाइट बैक दी है, तो वही देखना चाहते हैं, अच्छा मैच हो, एंजॉय करें, पाकिस्तान की टीम जीत जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है। सारे में इस मीम के हवाले से कुछ बात कर रहे थे, आपको किस किस प्लेटफॉर्म पर पजीराई मिल चुकी है इस मीम के हवाले से, और पूरी दुनिया में मशहूर होने के बाद क्या आपने अब सोचा है कि इस मीम के हवाले से कोई ख़ास प्रोजेक्ट पे भी बनाऊँ, इस पर भी कोई काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पजीराई क्या होगी, जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स हैं वहीं पे लोग की तादाद और फॉलोअर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोग मीम्स बना के शेयर करते हैं, और मुझे जो थोड़े बहुत फॉरवर्ड होते हैं वो फिर मैं रीशेयर करता हूँ, तो उसी में मेरे फॉलोअर्स की भी तादाद बढ़ती जा रही है। 2 साल हो गए मैं जैसे बताया, लेकिन अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अभी पिछले जो ये म्यूजियम का जो मैंने शेयर किया वो भी बहुत वायरल हुआ। लोग बहुत एक्सप्रेशन पसंद करते हैं, और ठीक है, खास तौर पे जो ये क्रिकेट कंट्री, नॉन प्लेइंग क्रिकेट कंट्रीज हैं, उससे बाहर जो फेस कर रहे हैं और उनको पसंद है, और लोग मुझे कहते हैं कि अच्छा ऐसा कोई मीम्स का म्यूजियम भी है, अच्छा आप कोई एनिमेशन कैरेक्टर नहीं थे, आप रियल कोई क्रिकेट इवेंट था या कोई स्पोर्टिंग इवेंट था। और फिर ज्यादातर कमेंट जो मुझे अभी पिछले 1-2 दिनों में मिले हैं कि जी आपका ट्विटर अकाउंट भी है, और ग्लैड, और हम लोग बहुत खुश होते हैं जब आपकी मीम देखते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप में यूज़ करता हूँ, या मैं अपने ऑफिस में यूज़ करता हूँ आपका एक्सप्रेशन। ऐसा कोई खास प्रोजेक्ट तो अभी नहीं चल रहा है, लेकिन बस ये सोशल मीडिया पे फैन से बहुत ठीक है, सारे तैयार हो जाएं, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, मजीद मीम्स जो हैं वो बनने वाली हैं, आप बस तैयार हो जाएं कि एक बहुत ज़्यादा तादाद में मीम्स आएंगी। और बहुत शुक्रिया, आप सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान।